ओके, लेट्स स्टार्ट जी। इंटरनेशनल फाइनेंस का अभी हम ये टॉपिक पढ़ रहे हैं, एक्सचेंज रेट डिटर्मिनेशन और इक्विलिब्रियम लेवल के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हमने कुछ फैक्टर्स डिस्कस किए थे, जिसमें हमने कहा था कि चेंज इन इंटरेस्ट रेट ये अफेक्ट करता है एक्सचेंज रेट इक्विलिब्रियम लेवल पे। चेंज इन इन्फ्लेशन रेट ये भी अफेक्ट करता है, ठीक है। और उसके बाद ये दो हमने डिटेल में चीज़ें देख ली हैं। तीसरे नंबर पर जो होता है वो है चेंज इन इनकम। अगर किसी कंट्री की इनकम इंक्रीज हो जाए तो वहाँ पर जो लोग हैं वो किस तरह उनका बिहेवियर होगा टुवर्ड्स दिस ट्रेड। और उसके बाद है गवर्नमेंट कंट्रोल, ठीक है। ये दोनों चीज़ें हमने अभी नहीं पढ़ी। उसके बाद एक और है एक्सपेक्टेशन, जिसको हम आज पहले पढ़ रहे हैं ड्यू टू न्यूमेरिकल्स, ठीक है। एक्सपेक्टेशंस देखिए, जैसे जैसे जो है हमारे पास एक्सपेक्टेशंस होती हैं एक मार्केट के अंदर कि एक इन्वेस्टर जो है वो क्या एक्सपेक्ट कर रहा है। तो एक्सपेक्टेशंस बेसिकली क्या करती हैं, अफेक्ट करती हैं एक्सचेंज रेट। कैसे अफेक्ट करती हैं ये हम अभी देखते हैं। एक्सचेंज रेट को अफेक्ट करती हैं, मसलन न्यूज़, ठीक है, जैसे कि मीडिया है। तो यहाँ से जैसे ही हमारी ये सेम ऐसे है जैसे हमारे पास स्टॉक मार्केट होती है। अगर कोई भी ऐसी न्यूज़ आ जाए जो पॉलिटिकल इफेक्ट रखती हो या इकोनॉमिक इफेक्ट रखती हो, तो उससे क्या होता है, उसका अल्टीमेट इफेक्ट स्टॉक मार्केट पे पड़ता है। अगर हाँ, या देखें, सपोज मैं कर रहा हूँ, अगर यहाँ पे आज इमरान खान की हुकूमत चली जाए तो देखें स्टॉक मार्केट पे उसका क्या इफेक्ट पड़ता है। गॉड फॉरबिड अगर यहाँ पे ब्लास्ट हो जाए तो फिर देखें कहीं पे भी ब्लास्ट हो जाए तो स्टॉक मार्केट पे क्या इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। तो कुछ ऐसे इवेंट्स होते हैं जिनकी वजह से मार्केट पे इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। तो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट भी इफेक्ट होती है विद द न्यूज, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अगर हम पॉजिटिवली देखें कि हम यहाँ पर एज्यूम करते हैं कि यूएस के अंदर एक्सपेक्टेशंस है कि ये न्यूज़ पे आ गया है कि इन्फ्लेशन रेट जो है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब इन एक्सपेक्टेशंस के कमाल देखिए, ठीक है, सिर्फ जस्ट इतना है। तो करेंसी ट्रेडर्स क्या करेंगे, करेंसी ट्रेडर्स या जो भी फाइनेंशियल इंटरमीडिएट्स हैं, तो उनका रोल यहाँ पे क्या होगा या उनका एटीट्यूड बिहेवियर टुवर्ड्स दिस क्या होगा, ठीक है। तो वो यही देखेंगे कि जो डॉलर की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, डिक्लाइन हो जाएगी। डॉलर वैल्यू विल डिक्लाइन। महंगाई की वजह से क्या होगा कि डॉलर की प्राइस बढ़ेगी तो लोग उसको खरीदेंगे ही नहीं, इन्फ्लेशन के बढ़ने से, ठीक है। डॉलर की जो वैल्यू है इस वजह से क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, डिक्लाइन हो जाएगी, ठीक है। और उसके ऊपर प्रेशर बढ़ेगा डॉलर की वैल्यू पे, यानी एक्सचेंज रेट पे भी। अल्टीमेटली एक्सचेंज रेट पे क्या होगा, प्रेशर होगा डाउनवर्ड, जो डॉलर की वैल्यू को क्या करेगा, डिक्रीज कर देगा, ठीक है। समझ आ गई ये मेरी बात। अच्छा, अब इसकी मैं एक एग्जांपल आपको देता हूँ, ये आपकी बुक में ही है, मैं आपको सिर्फ एक रीडिंग करके देता हूँ और उसमें समझाता हूँ आपको। आप एज्यूम करें कि यू आर द इन्वेस्टर्स एंड इन्वेस्टर्स मे टेम्परेरीली इन्वेस्ट फंड्स इन कनाडा। मैं यहाँ पे थोड़ा सा नोट करता हूँ ताकि आपको चीज़ें समझ आए। इन्वेस्टर टेम्परेरीली इन्वेस्ट इन कनाडा, ठीक है। और ये एक्सपेक्ट करते हैं, ये क्या करते हैं, एक्सपेक्ट करते हैं कि कनाडा के अंदर जो इंटरेस्ट रेट है इंक्रीज हो जाएगा। इंटरेस्ट रेट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। अब ये जो इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हो जाएगा तो होगा क्या इससे,
दुनिया जहान के जो भी इन्वेस्टर्स होंगे, यानी दुनिया जहान का मतलब ये है कि जो भी रेलेवेंट कंट्रीज के होंगे, जो नियर अबाउट होंगे, जो इंटेंडेड होंगे कि हम इन्वेस्ट करें, उनके इंटरेस्ट रेट उनको ज़्यादा मिल रहा होगा, तो सारे का सारा फ्लो जो है, फ्लो ऑफ कैपिटल फंड्स, फ्लो ऑफ कैपिटल फंड्स क्या हो जाएगा, टूवर्ड्स कनाडा हो जाएगा। क्यों हो जाएगा कनाडा? क्योंकि इंटरेस्ट रेट वहाँ पे ज़्यादा मिलेगा, उनकी एक्सपेक्टेशन है कि इंटरेस्ट रेट ज़्यादा हो जाएगा, तो सारा फंड वहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाएगा, यानी मैक्सिमम एक हद तक। ठीक है, तो ये क्या करेगा, एक प्रेशर बनेगा कैनेडियन डॉलर पे, जो कैनेडियन डॉलर है उसके ऊपर प्रेशर होगा, और वो अपवर्ड प्रेशर होगा, और उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। प्रेशर होगा यहाँ पे कैनेडियन डॉलर पे, दैट प्रेशर विल बी अपवर्ड सिचुएशंस। ठीक है, और इन्वेस्टर इस चीज से क्या करेंगे, फुल्ली बेनिफिटेड। कौन होगा, इन्वेस्टर होगा। ठीक है, और वो सारे क्या करेंगे, कैनेडियन डॉलर परचेज कर लेंगे। ठीक है, और उसको डिपॉजिट में डिपॉजिट करवा देंगे, ताकि इंटरेस्ट में उन पे मैक्सिमम मिलता रहे। तो इस तरह से क्या होगा, ये जो प्रेशर जब बढ़ेगा कैनेडियन डॉलर पे, तो एक्सचेंज रेट जो है वो क्या होगा, अल्टीमेटली अफेक्ट करेगा। यानी हम यहाँ पे लिख देते हैं एक्सपेक्टेशंस अल्टीमेटली। अब रीजन अगेन, मैं इसको पहले इस एक्सपेक्टेशंस को लिखने से पहले दोबारा से सुन लें। इंटरेस्ट रेट बढ़ने से क्या होगा, कैपिटल का फ्लो जो है कनाडा की तरफ होगा, लोग कैनेडियन डॉलर को परचेज करेंगे, उसकी डिमांड बढ़ेगी, और क्या होगा, उन कैनेडियन डॉलर्स को डिपॉजिट करवा देंगे। डिपॉजिट करवाएंगे तो उनको वहां पे उसके ऊपर क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा, और एक्सपेक्टेशन है कि इंटरेस्ट रेट ज्यादा होगा तो उनकी इनकम ज्यादा होगी। तो कहने का मतलब ये है कि एक्सपेक्टेशंस जो है वो क्या करती हैं, अल्टीमेटली इन्फ्लुएंस करती हैं इसको, एक्सचेंज रेट को। क्योंकि जैसे ही उसकी डिमांड बढ़ेगी तो एक्सचेंज रेट जो है वो बढ़ेगा, और इक्विलिब्रियम लेवल भी क्या होगा, चेंज होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम बात करते हैं फर्दर, इसी एक्सपेक्टेशंस को ही आगे लेके, स्पेकुलेशन। क्या वर्ड यूज होता है, स्पेकुलेशन। ठीक है, स्पेकुलेशन में भी यही है, बेसिकली एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं इन्वेस्टर्स कि भाई जो प्राइस है करेंसी की, या वैल्यू है एक्सचेंज रेट की, वो क्या होगी, इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, तो इस चीज को वो क्या कर रहे होते हैं, कैपिटलाइज कर रहे होते हैं। ठीक है, तो आज हम स्पेकुलेशंस के बारे में ही एक न्यूमेरिकल करते हैं, और जिसमें ये देखते हैं कि जो एक्सपेक्टेशन है वो ये है कि प्राइस जो है या एक्सचेंज रेट जो है वो क्या होगा, एप्रिसिएट होगा दूसरी करेंसी का। ठीक है, तो ये डेप्रिसिएट भी हो सकता है, एप्रिसिएट भी हो सकता है। तो आज का जो हम न्यूमेरिकल करेंगे उसमें एप्रिसिएशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो और फर्दर इस टॉपिक को हम कल क्लोज करेंगे, एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन की जो बात। आपके सामने एक क्वेश्चन है जो मैं रख रहा हूँ, ताकि हम इसको सॉल्व करें और आपको समझ आ जाए चीज़ों की। अब यहाँ पे देखें वर्ड्स, चिकागो कंपनी। अच्छा, यहाँ पे एक और भी बात सुने कि ये जो हम बात करें स्पेकुलेशन की जो है बात, वो क्या है, स्पेकुलेशन जो है वो नॉर्मली जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं, आप और मैं की हम बात नहीं कर रहे, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स लाइक बैंक्स, फॉर एग्जांपल बैंक्स जो है, जैसे लार्ज कमर्शियल बैंक्स होते हैं, तो वो ये सारा प्ले करते हैं। ठीक है, अब चिकागो कंपनी एक जो है, ऐसा समझ लें फाइनेंशियल इंटरमीडिएट्स है। अब उनकी क्या है, एक्सपेक्टेशंस अगेन। ठीक है, क्या है, एक्सपेक्टेशंस है, द एक्सचेंज रेट ऑफ न्यूजीलैंड डॉलर टू एप्रिसिएट। अब क्योंकि मैंने आपको कहा है कि हम एप्रिसिएशन के बारे में पढ़ रहे हैं, तो आप जरा इसको देखिए। फ्रॉम इट्स प्रेजेंट लेवल ऑफ $0.50 टू $0.52 इन 30 डेज। ये 30 डेज में क्या होगा, जो एक्सचेंज रेट है वो बढ़ जाएगा न्यूजीलैंड डॉलर का। यानी पहले क्या सूरत हाल है कि न्यूजीलैंड
जो है उसका ऐसा समझ लें, जो अगर एक्सचेंज करवाएं यूएस डॉलर्स के साथ, तो क्या है कि न्यूजीलैंड का $1 और यूएस का 1.50 यानी हाफ डॉलर मिलता है। 0.50 यानी हाफ डॉलर मिलता है। तो वो कहते हैं ये थोड़ा सा एप्रिसिएट हो जाएगा, 0.52 पे आ जाएगा। तो इसका मतलब है जो न्यूजीलैंड डॉलर है उसकी करेंसी क्या है, थोड़ा सा स्ट्रेंथन हुई है, ठीक है, क्योंकि वो 0.52 पे आ गया। अब ये एक्सपेक्टेशन है, शिकागो कंपनी अब इसी एक्सपेक्टेशंस को क्या कर रही है, कैपिटलाइज करना चाहिए, प्रॉफिट जनरेट करना चाह रही है, एक रिस्क लेना चाह रही है इस बेस्ड ऑन दिस एक्सपेक्टेशन, क्योंकि ये है तो एक रिस्क। शिकागो कंपनी इज एबल टू बारो, अब ये क्या कर सकती है, बारो कर सकती है $20 मिलियन। अब ये डॉलर्स में नहीं, यूएस डॉलर्स बारो कर सकती है, इसके अपने पैसे नहीं है, बारो कर सकती है ऑन ए शॉर्ट टर्म बेसिस फ्रॉम अदर बैंक्स। वो किसी और बैंक से क्या कर रही है, उधार पैसे ले रही है $20 मिलियन, ऐसा कर सकते। प्रेजेंट शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट्स एनुअलाइज्ड इन द इंटर बैंक। इंटर बैंक क्यों कह रहे हैं, क्योंकि शिकागो कंपनी भी एक बैंक है और वो किसी दूसरे बैंक से लोन ले रही है, तो इसलिए हम इसको क्या कह रहे हैं, इंटर बैंक। आर एज फॉलोज, करेंसी यूएस डॉलर लेंडिंग रेट एंड बोरोइंग रेट, न्यूजीलैंड डॉलर्स लेंडिंग रेट एंड बोरोइंग रेट। अब ये क्वेश्चन है, रिक्वायरमेंट हमारी क्या है, हाउ कुड इट अटेम्प्ट टू कैपिटलाइज ऑन इट्स एक्सपेक्टेशंस, कि किस तरीके से उस कैपिटलाइज करते हैं उन एक्सपेक्टेशंस को, विदाउट यूजिंग डिपॉजिटेड फंड्स, यानी अपने फंड्स डिपॉजिट नहीं किए। एस्टिमेट द प्रॉफिट दैट कुड बी जनरेटेड फ्रॉम दैट स्ट्रेटजी या फ्रॉम स्ट्रेटजी। ठीक है, तो अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो आप जरा देखें कि हम इनको किस तरीके से सॉल्व करते हैं, अटेम्प्ट करते हैं। सोल्यूशन की तरफ आते हैं जी हम इस क्वेश्चन के। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल, अब शिकागो कंपनी जो है, शिकागो कंपनी कुड ये करके, नंबर 1 स्टेप 1 बारो $20 मिलियन, ठीक है, फ्रॉम अदर बैंक्स। उसने बारो कर लिया ये। अब उसके पास $20 मिलियन हैं, यूएस डॉलर्स, कीप इन योर माइंड। स्टेप 2 पे वो क्या करेगा, कन्वर्ट $20 मिलियन टू न्यूजीलैंड डॉलर्स। उसकी रीज़न क्या है, क्योंकि हमारे पास जो एक्सपेक्टेशन है वो न्यूजीलैंड के रिलेटेड है कि न्यूजीलैंड की करेंसी एप्रिसिएट हो जाएगी इन 30 डेज। अब देखें न्यूजीलैंड के डॉलर्स में जब ये कन्वर्ट करेगा, तो अब गौर से देखें कि न्यूजीलैंड के कितनी अमाउंट होती है, उनकी जो रेशो है आपस में क्या है, ठीक है, जो एक्सचेंज रेट है $0.50, ठीक है, ये एक्सचेंज रेट जो हमारे पास मौजूद है। अब देखें जो प्रेजेंट लेवल है 0.50, क्योंकि प्रेजेंट पे वो कर रहे हैं ना। अब इन 20 मिलियन यूएस डॉलर्स के न्यूजीलैंड डॉलर्स कितने बनेंगे, उसके डबल हो जाएंगे, यानी ये बन जाएंगे हमारे पास 40 मिलियन न्यूजीलैंड डॉलर्स। ये बात समझ आ गई आपको, क्योंकि ये ऐसे समझ लें आधा डॉलर और उसके कितना है $1 न्यूजीलैंड का, तो ये बराबर है। तो यानी 50% ये एक्सचेंज रेट है, 50.50 जो है वो एक्सचेंज रेट है, तो उसके क्या हो जाएंगे, डबल हो जाएंगे। स्टेप 3 पे क्या होगा, अब वो क्या करेगा, न्यूजीलैंड के जो डॉलर्स हैं वो डिपॉजिट करवा देगा, इन्वेस्ट करेगा, यानी डिपॉजिट एक तरह से करवा रहा है, इन्वेस्टमेंट, यानी दूसरे लफ्जों में वो डिपॉजिट करवा देता है न्यूजीलैंड डॉलर्स को, क्योंकि वहां पर हमने क्या कहा है, एक्सपेक्टेशन क्या है कि उसकी करेंसी इस तरह से बढ़ जाएगी। डिपॉजिट करवा देता है, इन्वेस्ट करवा देता है कहीं पे, ठीक है। और जो रेट है न्यूजीलैंड डॉलर का लेंडिंग रेट क्या है, 6.48,
अभी क्योंकि देखो मेरे पास न्यूजीलैंड डॉलर्स आ गए और मैं उनको कहीं इन्वेस्ट कर रहा हूँ, किसी को लेंड कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं बैंक में रखवा देता हूँ, बैंक को उधार दे रहा हूँ, तो बैंक मुझे क्या देगा इन रिटर्न? तो बैंक मुझे क्या देगा? 6.48%। ठीक है, फॉलो किया मेरी बात को? मेरे पास न्यूजीलैंड डॉलर्स आ गए और मैंने अभी उनको लेंड कर दिया टू बैंक, या ऐसे समझ लें किसी और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को, तो वो मुझे लेंडिंग रेट मुझे क्या देंगे? 6.48%। तो अगर मैं इनको इस तरीके से कैलकुलेट करके लिखूं, तो आप जरा देखिए इसको। 6 पॉइंट इन्वेस्टमेंट मेड इन न्यूजीलैंड डॉलर्स, न्यूजीलैंड डॉलर्स एट 6.48, जो कि एनुअलाइज्ड रिटर्न है। उन्होंने में ये बात लिखी हुई है कि एनुअलाइज्ड रिटर्न, लेकिन हमारी इन्वेस्टमेंट जो है वो कितना है? 30 डेज के लिए है। तो आप 30 डेज के लिए क्या इस रेट को कैलकुलेट कर सकते हैं, इस 6.48% को? कैसे भला? कि 6.48% मल्टीप्लाइड बाय 30 डेज डिवाइडेड बाय 360, तो आपका क्या आ जाएगा? मंथली ऐसा समझ लें कि एक रिटर्न आ जाएगा इन परसेंटेज फॉर्म कि वो कितना है हमारे पास। तो इसको अगर आप कैलकुलेट करें तो देखिए ये कितना हमारे पास आंसर आ जाता है, 30 divided by 360 and multiplied by 6.48. This is 0.54, यानी 0.54 परसेंटेज, ये इसका रिटर्न परसेंटेज आ जाएगा। ठीक है, अच्छा जी, अब उसके बाद आफ्टर 30 डेज, स्टेप 4, आफ्टर 30 डेज उसकी जो टोटल अब इन्वेस्टमेंट है वो कितना हो जाएगी, यानी रिटर्न कैलकुलेट करेंगे जब। एक तो उसकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट थी, यानी 40 मिलियन डॉलर्स हैं जो न्यूजीलैंड के हैं, एक ये हो जाएगा, प्लस उसे क्या मिलेगा? उसका रिटर्न मिलेगा। मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ, प्लस उसको उसका रिटर्न मिलेगा। तो रिटर्न को हम कैलकुलेट अगर करें तो कैसे करेंगे? 40 मिलियन मल्टीप्लाइड बाय 0.54 परसेंटेज, यानी डिवाइडेड बाय 100 करेंगे इसके साथ। ये हमारे पास बनता है 216,000। ठीक है, तो इसका मतलब है टोटल अब उसके पास कितना हो जाएगा? अगर हम टोटल में लिखें इसे, 40,216,000, ये आपके पास क्या हो जाएंगे? न्यूजीलैंड डॉलर, राइट। उसके बाद अब हम क्या करेंगे? आफ्टर 30 डेज की ये सारी बात है। आफ्टर 30 डेज जो हमने 20 मिलियन यूएस डॉलर लिए थे उनको क्या करेंगे? वापस कर देंगे, और उनका इंटरेस्ट भी अल्टीमेटली पे करना पड़ेगा क्योंकि हमने वो बारो किए थे। ठीक है, अब क्या करेंगे? यूज दीज न्यूजीलैंड डॉलर्स, दैट इज 40,216,000, किधर यूज करेंगे ये सारे पैसे? टू रीपे यूएस डॉलर 20 मिलियन लोन जो आपने बारो किया था। ठीक है, स्टेप वाइज देखें, आपको मैं समझाता जा रहा हूँ। उसके बाद हम क्या करेंगे? इसकी कैलकुलेशन करेंगे कि ये हमारे पास इसका क्या इंटरेस्ट बनता है और क्या टोटल अमाउंट। अब हम देख लेते हैं, ये अभी यूएस डॉलर्स की हम बात करेंगे। देखो हमारे पास जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट जब हमने बारो किया था यूएस डॉलर्स 20 मिलियन, ठीक है, तो उस वक्त हमारे पास जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कितना है? देखिए टेबल में देखते हैं।
ये हमारे पास रेट है यूएस डॉलर को बारो करने का, 7.20 एनुअलाइज रिटर्न, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, ये रेट है जी 7.20%। अब अगर हम इसको 30 डेज के लिए कैलकुलेट करें तो क्या हो जाएगा, 7.20% इंटू 30 डिवाइडेड बाय 360 एज्यूम हम कर रहे हैं ये, तो ये रेट हमारे पास क्या बनता है जी, 30 डिवाइडेड बाय 360 एंड मल्टीप्लाइड बाय 7.20, तो हमारा आंसर जो है वो है 0.6%। ये हमारा इंटरेस्ट रेट बन गया मंथली बेसिस पे, एनुअलाइज को हमने क्या किया, मंथली पे कन्वर्ट किया। अब हम कैलकुलेट करते हैं अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट बेस्ड ऑन बारोड लोन्स, अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट दैट इज, क्योंकि हमने 20 मिलियन बारो किया था, देखिए मल्टीप्लाइड बाय 0.6% है, यानी परसेंट खत्म करेंगे तो 100 पे डिवाइड करेंगे। We get $120,000. 120,000 is interest, amount of interest for 30 days। ठीक है, तो ये भी हमने इसको सर्कल कर दिया। उसके बाद अब हम फर्दर बात करते हैं स्टेप 6 में। आफ्टर 30 डेज एज्यूम कर रहे हैं कि एक्सचेंज रेट जो है वो वाकई में $0.52 बन गया, जो हमने एक्सपेक्ट किया था। ठीक है, पर न्यूजीलैंड डॉलर, एक न्यूजीलैंड डॉलर के बदले में डॉलर, यूएस डॉलर कितने का है, 0.52 का। ठीक है, ये हमने एज्यूम कर लिया और ये हम फर्दर फिर कैलकुलेट करते हैं। अब यहाँ पे हम लिखेंगे न्यूजीलैंड डॉलर्स रिक्वायर्ड टू रीपे यूएस borrowed funds, यूएस डॉलर्स borrowed funds, कितने हमें न्यूजीलैंड के अब डॉलर रिक्वायर्ड होंगे टू पे ऑफ borrowed फंड्स, जो हमने 20 मिलियन यूएस डॉलर से यूएस डॉलर लिए थे, बारो किए थे। ठीक है, तो उसकी हम कैलकुलेशन कर लेते हैं। अमाउंट इन यूएस डॉलर्स टू बी repaid divided by exchange rate। अब ये पॉइंट इन टाइम कौन सा है, आफ्टर 30 डेज का। तो यहाँ पे देखें, अब हमने टोटल अमाउंट जो पे करनी है, देखें कितना पे करना है। एक अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट 120,000 और 20 मिलियन, तो एक हमने 20 मिलियन पे करना है और दूसरा उसका इंटरेस्ट पे करना है। ये सारा यूएस डॉलर्स, मैं लिख देता हूँ, ये भी यूएस डॉलर्स और ये भी यूएस डॉलर्स। और अभी का जो एक्सचेंज रेट है वो कितना है, 0.52। तो फिर हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, न्यूजीलैंड के डॉलर्स रिक्वायर्ड टू पे ऑफ दिस लोन। This becomes New Zealand dollars 386923 and 08। ठीक है, 38,692,308 New Zealand dollars required to pay off your borrowed funds। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखते हैं जी फर्दर हमारे पास अब क्या सिचुएशन बनती है, क्योंकि हमने कैपिटलाइज किया था इस सिचुएशन को
तो हम देखते हैं हमारे पास अब क्या पोजीशन है। देखें यहाँ पे न्यूजीलैंड डॉलर्स accumulated through इन्वेस्टमेंट करके हमने कितने न्यूजीलैंड डॉलर्स अर्न किए थे, दैट इज 40,216,000। ठीक है, ये न्यूजीलैंड डॉलर्स। और अमाउंट रीपेड टू अदर बैंक्स in New Zealand dollars, that is 38,692,308। तो अब डिफरेंस इसका लें, कितना हमने न्यूजीलैंड डॉलर सेव कर लिए, that is 15,23,692। ये हमने न्यूजीलैंड डॉलर्स क्या किए, सेव कर लिए, यानी ये हमारा दूसरे लफ्जों में गेन है। ठीक है, अब अगर हम इनको यूएस डॉलर्स में कन्वर्ट कर लें, जो स्पॉट रेट है, इफ कन्वर्ट इन यूएस डॉलर्स, जो अब स्पॉट रेट होगा, तो वो कितना है, डॉलर का रेट 0.52। तो ये हमारे पास देखें कितना बन जाएंगे, 15,23,692 डिवाइडेड बाय, मल्टीप्लाइड बाय 0.52 डॉलर्स। ये हमारे पास अब यूएस डॉलर्स आ जाएंगे, ये 792,319। ठीक है, तो ये यूएस डॉलर्स में आपका प्रॉफिट या गेन हो गया, और वो आपके पास क्या था, उसके करेंसी में न्यूजीलैंड की। अब ये क्या था, एक रिवार्ड आपको मिल गया, बट देयर मे बी a risk ऑफ डेप्रिसिएशन। यहाँ पे क्योंकि एप्रिसिएट हो रहा था, तो यहाँ पे हो क्या सकता है, एप्रिसिएशन भी हो सकती है और डेप्रिसिएशन भी। तो ये रिस्क जो है, ये एक्चुअली हम उसको कैपिटलाइज कर रहे हैं। तो यहाँ पर आज का हमारा जो लेक्चर है वो खत्म होता है। होपफुली आपने कॉन्सेप्ट्स देखे होंगे और इसकी ट्रीटमेंट भी देख ली होगी कि किस तरीके से हमने चीज़ों को कैपिटलाइज किया और कैलकुलेट किया।